Hello dear students, this is Pradyumna Yadav. Welcome to Sainik Gurukul Study Dham. So in this video lecture we will discuss the constitutional bodies. So we are going to discuss the constitutional bodies, that is the संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक निकाय. So we are going to discuss constitutional bodies. In this first lecture we will know about what is the constitutional bodies, what is the non-constitutional bodies और what is the unconstitutional bodies. तो हम इस लेक्चर के अंदर भेद करने वाले हैं संवैधानिक, असंवैधानिक तथा गैर संवैधानिक संस्थाओं के अंदर. इसके अलावा वी विल डिस्कस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो द फर्स्ट बॉडी, हमारी जो पहली वाली बॉडी रहने वाली है संवैधानिक बॉडी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहने वाली है. इसके बाद हम पर वीडियो में एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय तथा असंवैधानिक निकाय में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है. संवैधानिक निकाय वह होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसी बॉडी होती है जिसका संविधान के अंतर्गत जिक्र किया होता है या जिसको संविधान के अंतर्गत लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 148. सो आर्टिकल 148 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो इट इज रिटन अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहां पर लिखा गया है इसको? अनुच्छेद 148, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसको लिखा गया है. लेकिन व्हेन वी विल टॉक अबाउट द CBI, जब हम CBI की बात करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो इट इज नॉट रिटन समवेयर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कहने का मतलब इसको भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया, बल्कि इसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू लेके आया गया है, यानी इसको अधिनियमित किया गया है. इसको क्या किया गया है? अधिनियमित किया गया है. सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? सिंपली जो जिस बॉडीज का, जिस निकाय का जिक्र संविधान के अंदर दिया गया है, आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, उसको संवैधानिक संस्था कहते हैं. तथा जिस बॉडी का, जिस निकाय का जिक्र संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है, किसी एक्ट के द्वारा लेके आया गया है, किसी लॉ के द्वारा लेके आया गया है, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक बॉडी कहते हैं. इसके बाद में बात करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक बॉडी की. अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, देयर वाज अ इन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक. ठीक है, तो 2015 में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनजैक लेकर के आती है. तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए जजों के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बॉडी को बनाती है. इस बॉडी को सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ये वाली जो बॉडी आपने बनाई है वो क्या है? जुडिशरी के अंदर यानी न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप है. दैट इज वाई हम इस बॉडी को क्या करते हैं? खत्म करते हैं. तो ये वाली बॉडी कैसी हो गई? ये हो गई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है. ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान में जिक्र होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान में जिक्र नहीं होगा लेकिन लीगल होगी, कानूनी रूप से सही होगी. अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं तो ये कानूनी रूप से सही नहीं है. ये कानूनी रूप से कैसी बॉडी है? गलत बॉडी है. इसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जुडिशरी क्या करेगी? इसको खत्म कर देगी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, आप क्या करते हैं अपने साथ साथ इसको लिखते चले जाइए. सबसे पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उसके बाद में बात करते हैं हम यूपीएससी. यूपीएससी के बाद में बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी. इसके बाद में बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसके बाद में एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज द एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. द नेक्स्ट इज एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. द नेक्स्ट इज द कैग, कैग इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसके बाद में आप देखेंगे एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एजी ऑफ इंडिया इज एजी ऑफ स्टेट. एजी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट में, तो वो भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसके अलावा हम बात करेंगे द लास्ट वन इज द स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. क्या है जी?
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, सो व्हाट इज द लास्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में से था, यानी कि भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए स्पेशल ऑफिसर। ठीक है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 350B, comes under article 350B. So these are the constitutional bodies. एक बार मेरे साथ देखेंगे कौन कौन सा constitutional body? इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बीसी, कैग, एजी ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी ऑफ स्टेट यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसके अलावा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इट कम्स अंडर आर्टिकल 350V। तो ये किसके अंडर आ रहा है? आर्टिकल 350V के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जनरली हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या समझा है? कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या होने वाली है? इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेक्शन कमीशन। कभी कभार क्या है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था है तथा इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, आप मुझे बताइए। इस तरीके से पूछा है। तो सबसे पहले कितनी संवैधानिक संस्था हैं ये सारी आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, यू हैव टू टेक इट ऑन योर कॉपीज। सो द नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इट कम्स अंडर द पार्ट 15। ये कहां पर आती है? भाग 15 के अंतर्गत आती है। ठीक है, आर्टिकल कितना है? अनुच्छेद की बात करें 324 से लेकर के 329 है कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत की जो निर्वाचन आयोग है वो कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। अच्छा, इसका वर्क क्या होता है? फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। ठीक है, कैसे इलेक्शन? स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनावों को सुनिश्चित कराना ही इसका कार्य है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का इलेक्शन करवाती है, किस किस का इलेक्शन करवाती है। तो लाइक पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाती है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करवाती है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल, ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाएगी, इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाएगी। ठीक है, तो इन चारों का इलेक्शन करवाती है। इसके बाद में देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे। तो पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा तथा राज्यसभा। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लोकसभा तथा राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में बोले तो विधानसभा और ये वाला विधान परिषद। अब हम बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अगर यहां पर ये इलेक्शंस हैं, लोकसभा का इलेक्शन, कौन कौन सा इलेक्शन? लोकसभा का इलेक्शन एंड इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है और लोकसभा का इलेक्शन होता है। इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप हाई कोर्ट के पास अपील करने जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में यानी विधानसभा के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो यू कैन गो टू ओनली द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। आपका जो हाई कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो राज्य क्षेत्र है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, वहां का हाई कोर्ट होगा, वहीं पर आपको अपील करने जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इन बोथ दीज इलेक्शन यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कहां पर? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। एक और बात ध्यान रखने वाली है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कौन करवा रहा है? सारे के सारे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रही है, भारतीय चुनाव आयोग करवा रहा है। इसके अलावा जब डिस्प्यूट हो रहा है तो दो केसेस में
पार्लियामेंट यानी लोकसभा वाले केस में, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले केस में हाई कोर्ट जाना है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के लिए जाना है। सो द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 324 से 329 तक दिया है, पार्ट 15 दिया है इसके बारे में, तो ये सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या है, सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना, किसको, इलेक्शन को, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द composition. Composition is very important. This is like important thing for the purpose of examination. So हम बात करते हैं सबसे पहले composition। तो आफ्टर 1950, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब होता है 1951 में, या कहीं आजादी के बाद में, भारत के अंदर एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी। कितना मेंबर हुआ करता था, एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद में देयर इज अ डेवलपमेंट, एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1989 में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में आता है। इसमें क्या होता है, वोटिंग एज 21 साल से कम करके 18 साल कर दी जाती है, ठीक है। तो वोटिंग एज कितना किया जाता है, 21 साल से 18 साल कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या, लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा क्या होता है, वोट करने के लिए आ जाता है। जब वोट करने के लिए आ जाता है तो अभी हमें एक इलेक्शन कमीशन यानी एक चुनाव आयोग का जो मुखिया है उससे ज्यादा की जरूरत पड़ी। तो फिर हमने क्या किया, 1+2 का फॉर्मूला अपनाया, यानी 1 क्या है, चेयरमैन है या चीफ इलेक्शन कमीशन है, और 2 क्या है, अदर मेंबर्स हैं, 2 और अन्य मेंबर, अन्य सदस्य। तो अभी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, उसमें कितना टोटल मेंबर है, उसमें टोटल मेंबर है 3। स्ट्रक्चर क्या है, 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर है, और 2 अदर मेंबर्स हैं। अच्छा, डिसीजन जो होता है, कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो कैसे लिया जाता है, इट इज टेकन विद मेजोरिटी। 3 लोगों में से 2 लोग जो बोलेंगे वही काम किया जाएगा, बहुमत के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अंदर वी विल टॉक अबाउट जो इनकी नियुक्ति होती है, यानी अपॉइंटमेंट जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। लेकिन एक पंगा यहाँ पर भी होता है। पंगा क्या है, रिसेंट पंगा है एक, सुप्रीम कोर्ट, अभी 2023 की बात है, 2023 में देयर इज अ केस, अनूप बारनवाल केस, इट वाज अ केस अनूप बारनवाल केस, ठीक है। तो अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है। अच्छा, इसमें 2023 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप भाई साहब, बहुत दिनों से हम आपसे बोल रहे हैं कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई लॉ बना लीजिए, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होगा, कैसे इनकी सैलरी वगैरह दी जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइक, चलो बना ही लेंगे, कुछ दिनों बाद बना लेंगे, कुछ दिनों बाद बना लेंगे। लाइक दिस एटीट्यूड बहुत खराब था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर आप नहीं बनाते हैं तो टेम्पररी पीरियड के लिए एक सिलेक्शन कमेटी में आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इस सिलेक्शन कमेटी के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, आप चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कर लीजिए। तो सिलेक्शन कमेटी में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था वो 3 लोग शामिल किए गए थे। नंबर 1, पीएम ऑफ इंडिया, पीएम शामिल होगा। इसके अलावा सीजेआई यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता शामिल होगा। ये 3 लोग शामिल होंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद में आपका लाइक कि आपका चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज द अनूप बानवाल केस। अनूप बानवाल केस में अभी मैंने आपको बताया क्या होता है कि पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, इसके अलावा सीजीआई, तीनों को बोला गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था अनूप बानवाल केस का, उसको उसके लिए रिएक्ट किया, ठीक है। सो किसने रिएक्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिएक्टेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिएक्टेड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कानून लेकर के आती है, ठीक है। तो कानून का नाम है सीईसी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर कमिश्नर्स एक्ट 2023। और इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, देखिए, इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि देखिए मेरी बात सुनिए, हम सीजीआई को यहाँ से हटाने वाले हैं, सिलेक्शन कमेटी को नया बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सिलेक्शन कमेटी बोली थी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट के द्वारा इसको हटाती है, और इसमें 3 लोगों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 पीएम,
नंबर दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके बाद में नंबर तीसरा जो है कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया था उसको उलट दिया गया, किसके द्वारा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो द नेक्स्ट इज द टेन्योर एंड रिमूवल। टेन्योर का मतलब है कार्यकाल, और हटाने की प्रक्रिया की बात करें, कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर, और टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। कहने का मतलब है 6 साल सर्व करेगा, या इसके अलावा 65 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले हो जाएगा, 6 साल का कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा, और 6 साल के अलावा यदि 65 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाती है किसी व्यक्ति की, फिर भी उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो टेन्योर का सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन इज लाइक बहुत बड़ा बॉडी है, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर टेन्योर की सिक्योरिटी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहले ही बता रखा है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर? दिस इज वेरी हार्ड प्रोसीजर, ठीक है ना, बहुत हार्ड प्रोसीजर है। जनरली सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया जा जनरली नहीं हटाया गया है, और प्रोसीजर ये भी टफ है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। नेक्स्ट इज द अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो दो बचे हुए हैं, वो किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। व्हाट रिकमेंडेशन कौन देता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचक आयोग जो है वो रिकमेंडेशन देता है कि भाई साहब दो ये वाले लोग हैं, इनको अपॉइंट कर लीजिए, तो उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। सो द नेक्स्ट इज द पावर एंड फंक्शंस। व्हाट इज द पावर्स? पावर क्या क्या है? इलेक्शन करवाते हैं, इसके अलावा अपडेट रोल्स, ठीक है। अपडेट रोल का मतलब क्या है? जो रजिस्टर है जिसके अंदर वोटिंग लिस्ट बनी हुई है, वोटिंग का ABCD, पर्सन A पर्सन B का नाम लिखा हुआ है, उसको अपडेट करने का काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और ये क्या कार्य करते हैं? ये एडवाइज करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। कब? जब कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर क्या करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या करती है? प्रेसिडेंट तथा गवर्नर को एडवाइज करती है कि इस व्यक्ति को हटा दिया जाए। उसके बाद में सो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस क्या है? अभी मैंने बात की थी, चीफ इलेक्शन कमीशन है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर की सिक्योरिटी यानी कार्यकाल की सिक्योरिटी है। कार्यकाल की सिक्योरिटी कैसे है? इसको केवल और केवल उसी हिसाब से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इज द जो एक्सपेंस हैं, जो खर्चे हैं, सैलरी है, वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे बताएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, CFI और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, जितना भी आपको आता है यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज, आप देख रहे हैं इस एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका है उसके नियंत्रण में कार्य तो नहीं करेगी। क्यों नहीं कार्य करेगी? क्योंकि टेन्योर का यानी कार्यकाल का सिक्योरिटी है। उसके अलावा जो पैसा वगैरह है, सैलरी वगैरह है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है। सो द नेक्स्ट इज, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द लिमिटेशंस, क्या है या क्रिटिसिज्म क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? ठीक है, तो जनरल से क्रिटिसिज्म है चुनाव आयुक्तों का संवैधानिक सुरक्षा नहीं है। उनको क्या है? संवैधानिक नॉट प्रोटेक्शन टू EC अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो अदर मेंबर्स हैं उनकी सुरक्षा नहीं है, अदर्स मेंबर्स हैं उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। ठीक है, अच्छा, अपॉइंटमेंट जो है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप किस किस को शामिल करेंगे, PM को शामिल करो, लीडर ऑफ अपोजिशन को शामिल करो और CGI को शामिल करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी जगह पर, CGI की जगह पर क्या कर दिया? CGI की जगह पर एक कैबिनेट मिनिस्टर कर लिया। तो इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट ने जजमेंट को बाईपास कर दिया। तो इसके अलावा एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल वाइसनेस, तो ये बहुत सारा एलिगेशन लगता रहता है। इसके अलावा एक और बात करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, आचार संहिता, वो उसका सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, कानूनी बाध्यकारी नहीं है वो, तो इसलिए लागू नहीं हो पाती सही तरीके से। नेक्स्ट इज द कमेटी रिकमेंडेशंस। कमेटी, देर आर सम कमिटीज मेड फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो सबसे पहला दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में बनाई गई थी। तो इसके द्वारा बोला गया था कि एशिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कॉलेजियम व्यवस्था बना ली जानी चाहिए।